नमस्कार, जौहर झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां डीजीपी नियुक्ति मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। डीजीपी नियुक्ति मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अवमानना को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की जा रही है। एससी ने डीजीपी नीरज सिन्हा को नोटिस जारी किया है। साथ ही एससी ने डीजीपी की नियुक्ति पर नाराजगी भी जताई है। तो ये सुनवाई हो चुकी है, आपको बता रहे हैं। डीजीपी नियुक्ति में एससी ने जो आदेश दिए हैं उसके मुताबिक बताया गया है कि एससी के आदेश के उल्लंघन का आरोप डीजीपी पर लगा है। इससे पहले राज्य सरकार ने एमवी राव को प्रभारी डीजीपी बनाया और फिर उन्हें हटाकर नीरज सिन्हा को डीजीपी बना दिया गया था। राज्य सरकार की ओर से ऐसा किया जाना गलत है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो आपको बता दें, ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज डीजीपी नियुक्ति मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट में अवमानना को लेकर दायर याचिका पर यह सुनवाई की जा रही थी। और हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुशील हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुशील, डीजीपी नियुक्ति मामले पर सुनवाई के बाद क्या क्या आदेश एससी की तरफ से जारी किए गए हैं, आपसे जानना चाहेंगे। आज देखिए, साफ तौर से पहले सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के जो डीजीपी नियुक्त किए गए हैं, फिलहाल उनकी नियुक्ति को लेकर अवमानना याचिका दाखिल की गई थी। ये कहा गया था कि पूरे मामले में जो डीजीपी की नियुक्ति की गई है उस मामले में कहीं ना कहीं अवमानना हुई है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह का जो जजमेंट है उसका पालन नहीं हुआ है, लिहाजा इस पूरे मामले को सुना जाए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान ये कहा गया कि जो अभी फिलहाल तत्कालीन डीजीपी जो है उनको सरकार ने पहले हटाया और उसके बाद झारखंड में डीजीपी जो रह चुके हैं किरण चौबे, उनकी नियुक्ति जो फिलहाल 31 मई 2019 को की गई थी, वो फिलहाल 31 मई 2021 तक अपने पद पर उनको रहना चाहिए था, लेकिन सरकार ने उन्हें हटा दिया। उसके बाद उनकी जगह 16 मार्च 2020 को एमवी राय को प्रभारी डीजीपी बना दिया गया। जो फिलहाल प्रकाश सिंह के जजमेंट के बाद फिर से उनको हटाने के बाद सरकार ने नीरज सिन्हा को डीजीपी बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से ये कहा कि इस पूरे मामले में यूपीएससी को कहीं ना कहीं ओवरहालिंग की जरूरत है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने ये कहा कि हमने यूपीएससी को 5 बार एक पैनल गठन करने के लिए लिखा, लेकिन यूपीएससी के पैनल का गठन नहीं हुआ, जिसके बाद यूपीएससी की तरफ से जो बातें की गई, जो कम्युनिकेशन किया गया, उसमें कहा गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट सरकार दोबारा जाए और वहां से दिशा निर्देश लेकर आए। बहरहाल इस बीच में झारखंड सरकार ने नवीन सिन्हा जो है उनको फिलहाल डीजीपी बना दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार पर नाराजगी भी जाहिर की और ये कहा कि जब कोर्ट का ऑलरेडी आदेश है तो झारखंड सरकार डीजीपी की नियुक्ति कैसे कर सकती है। अब इस मामले में देखना बेहद अहम होगा कि जब इस मामले में जो अभी झारखंड के डीजीपी हैं उनको भी पक्षकार बनाया गया है और उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। 2 हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट झारखंड सरकार को भी सुनेगा और डीजीपी को सुनेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में देखना ये होगा कि प्रकाश सिंह के जजमेंट के मुताबिक क्या झारखंड सरकार ने प्रकाश सिंह के जो जजमेंट है उसका पालन किया है, या फिर नए डीजीपी की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा आदेश झारखंड सरकार के लिए जारी किया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे झारखंड संपादक संतोष कुमारी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे भी अपडेट लेते हैं। संतोष जी, देखिए, एक कड़ी नाराजगी सुप्रीम कोर्ट ने जताई है सरकार के इस फैसले को लेकर। क्या लगता है किस तरीके से इसको देखा जाए? देखिए, झारखंड सरकार के लिए एक के बाद एक मुश्किलें खड़ी होती जा रही हैं और इन सारी मुश्किलों के लिए अगर जिम्मेदार हैं तो खुद हेमंत सोरेन जिम्मेदार हैं, क्योंकि इन्होंने अपने आसपास इस तरीके के सलाहकार मंडल को रखा है जिनको कि जुडिशियरी या फिर जो नियम क्या होता है इसके बारे में ये इनको कोई सही सलाह नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से ये परिस्थिति आज पैदा हुई है। हमने अपने पिछले रिपोर्ट में, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को अवमानना के मामले में क्यों नहीं उनको नोटिस, उनके ऊपर अवमानना का केस चलाया जाए, इस मामले में जब सुप्रीम कोर्ट का नोटिस मिला था झारखंड सरकार को, उस दिन भी हम लोग कह रहे थे कि इन्होंने बैकडेट में, उस दिन के बाद बैकडेट में इन्होंने डीजीपी का अपॉइंटमेंट किया और उस
13 तारीख को अपॉइंटमेंट की तारीख 16 तारीख को दिखाना, 16 तारीख को सार्वजनिक करना, अगर ऐसा ही था तो फिर सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि इस पर जो हम लोग उस दिन भी कह रहे थे कि एक ऑब्जर्वर अपॉइंट करेगा और उस ऑब्जर्वर और एक फॉरेंसिक जांच भी कराएगा कि जिस कंप्यूटर से वो प्रिंट आउट निकला है, जिस कंप्यूटर पे वो जारी हुआ था, उस कंप्यूटर के फॉरेंसिक जांच के आधार पर यह देखा जाएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन सुनवाई हुई, जिस दिन नोटिस भेजा, उसके 3 दिन पहले का ये सर्कुलर नोटिफिकेशन था या उसको बैकडेट से दिया गया। तो ये सारी चीजें थी और अब जबकि डीजीपी को इसमें पक्षकार बनाया गया है तो अब डीजीपी को जवाब देना है, लेकिन कमल नयन चौबे को जिस तरीके से हटाया गया वो सुप्रीम कोर्ट ने अभी प्रथम दृष्टया ये लगता है कि क्योंकि 2 साल का टेन्योर था, 2 साल के टेन्योर को सिर्फ 11 महीने के टेन्योर में 11 महीने के कार्यकाल में ही हटा दिया, तो ऐसे में नीरज सिन्हा का अपॉइंटमेंट अब सवालों के घेरे में है। अब ये अगला सवाल मेरा आपसे यही था कि जिस तरीके से झारखंड सरकार एक बड़ी गलती दिखाई गई है और झारखंड सरकार की तरफ से की गई है और एससी ने तो फटकार लगा ही दिया, अब क्या लगता है अब जो आदेश आए हैं इसके बाद क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं सरकार की तरफ से? देखिए, अभी आदेश नहीं है, अभी सरकार अगली सुनवाई होगी, अगली सुनवाई में ये सरकार को अपना पक्ष रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी डीजीपी के अपॉइंटमेंट से पहले ये बहुत जरूरी होता है कि उसका उसका क्लियरेंस की जरूरत होती है कि उसका और इस मामले में क्योंकि इनका नाम यूपीएससी के नाम लिस्ट में जरूर था नीरज सिन्हा का, लेकिन इनके लिए जो क्लियरेंस ड्यू प्रोसेस होता है वो प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ। आपके पास कहां सीवीसी क्लियरेंस था? आपके पास जो सीवीसी का क्लियरेंस होना चाहिए था डीजीपी के लिए वो क्लियरेंस नहीं था, और इस तरीके से आपने मान लिया कि जो 3 नाम दिए गए उसमें से बाकी के 2 नाम पे चर्चा उसको आपने अपने मन से बना दिया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आज की जो सुनवाई हुई उसमें यूपीएससी के ऊपर भी सवाल उठाया है। यूपीएससी में भी ओवरवेलमिंग की जरूरत है, क्योंकि उसे भी निगहबानी करनी थी, उसको देखना था कि राज्यों में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। वो उसने अपनी जिम्मेदारी भी उस तरीके से सही तरीके से नहीं निभा पाया। इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट नाराज था। अब जब 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी तो आगे देखना होगा कि सरकार किस तरीके से पक्ष रखती है, लेकिन सरकार मुश्किल में घिर चुकी है। और दूसरा, यहाँ के डीजीपी भी अब सवालों के घेरे में घिर चुके हैं। डीजीपी के अपॉइंटमेंट पर अब सवालिया निशान खड़ा हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संतोष। और गढ़वा में नगर उटारी थाना क्षेत्र के जंगीपुर के बभनी खान डैम में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों बच्चियां बकरी चराने जंगल में गई थी। इसी दौरान स्नान करने के लिए डैम में उतरी और गहराई की वजह से पानी में डूब गई। घटना की सूचना मिलने पर आसपास के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और शव को निकालकर अपने साथ ले गई। घटना की सूचना मिलने पर श्री बंशीधर नगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली है। गिरिडीह के बेंगाबाद इलाके में 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक आरोपी श्याम सुंदर मंडल बांसजोर का है, जबकि मोहम्मद दिलदार अंसारी देवघर के मार्गो मुंडा का रहने वाला बताया जा रहा है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 3 मोबाइल, 8 सिम के अलावा 1,75,000 रुपए कैश मिले हैं। वहीं आरोपी सिंटू के खाते में 3,31,000 रुपए हैं। ऐसे में इस खाते को फ्रीज करा दिया गया है। ये दोनों खाता धारकों को NGROK का लिंक भेजते थे और उनके खाते से रुपए उड़ा लेते थे। इनके पास से कुल 3 मोबाइल, 8 सिम कार्ड, 2 पासबुक, 3 आधार, 1 पैन कार्ड, 2 मोटरसाइकिल तथा 1,75,000 कैश रिकवरी भी हुआ है। साथ ही इसमें सिंटू मंडल के खाते में कुल 3,31,000 रुपये फ्रीज करवाया गया है, जो कि साइबर से अर्जित धनराशि थी। झारखंड के आपराधिक और नक्सली संगठनों के कनेक्शन अंतर्राष्ट्रीय तस्करों से सामने आया है। पंजाब के खालिस्तानी आतंकियों को हथियार सप्लाई करने वाले तस्करों से अब झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर भी हथियार खरीद रहे हैं। खालिस्तानी आतंकियों को हथियार पहुंचाने वाले गिरोह के सदस्यों ने इसका खुलासा किया है
और झारखंड के अमन साव को हथियार सप्लाई करने की बात कही। अक्सर अमन साव गिरोह के अपराधी अत्याधुनिक हथियारों के साथ वीडियो बनाकर उसे वायरल करते हैं ताकि गिरोह का दहशत कायम रहे, लेकिन इस खुलासे के बाद झारखंड पुलिस एक्टिव है। इसे लेकर एक स्पेशल ऑफिसर की तैनाती की गई है। वहीं स्पेशल सेल से मिले इनपुट के आधार पर झारखंड पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसे लेकर एक टीम दिल्ली में भी कैंप कर रही है। झारखंड के कुछ संगठित आपराधिक गिरोहों के भी इसमें नेटवर्क में शामिल होने के कुछ जो बातें सामने में आ रही है, उसकी अभी हम लोग जांच करें। हमारी टीम वहाँ पे कैंप कर रही है और जो भी जानकारियाँ उसमें मिल रही है उस पर झारखंड तथा अन्य जगहों पर हमारी कार्रवाई चल रही है। तो पहले जहाँ बिहार के मुंगेर से या बंगाल से जो देसी हथियार आते थे, उसकी जगह अब ले ली है पंजाब में जो जहाँ खालिस्तान हुआ करता था, और टेररिज्म के दौरान वहाँ आपको पता है पाकिस्तान का बॉर्डर नज़दीक होने की वजह से वहाँ हथियार ऑटोमेटिक वेपन्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये कनेक्शन रहा है पंजाब और हरियाणा के आर्म सप्लायर्स का झारखंड के क्रिमिनल्स के साथ कनेक्शन का। साहिबगंज में आरपीएफ ने पिंजरों में कैद बेजुबानों को तस्करों के चंगुल से आजाद कराया है। लालची तस्करों ने छोटे छोटे पिंजरों में ठूसे परिंदों की चोंच बांध रखी थी। छोटे छोटे पिंजरों में ठूसे ये बेजुबान ना ठीक से सांस ले पा रहे हैं और ना चहचहा ही पा रहे हैं। शातिर तस्करों ने बड़ी बेदर्दी से हर एक परिंदे के चेहरे और चोंच को कपड़े के टुकड़ों से इस कदर बांध रखा है कि वो शोरगुल क्या मचाएंगे, ठीक से फड़फड़ा तक नहीं पा रहे। जब बरहड़वा आरपीएफ ने जमालपुर हावड़ा एक्सप्रेस पर छापा मारा तो ट्रेन की बोगी के अंधेरे कोने में इन तोतों को कुछ इस हाल में कैद पाया। एक एक पिंजरे में 50 से भी ज्यादा तोते जानवरों की तरह कैद थे। यही मिट्ठू मियाँ जब घर की मुंडेर पर चहचहाते दिखते हैं तो सौभाग्य और खुशहाली आते देर नहीं लगती। इन्हीं तोतों का झुंड जब एक साथ जमीन पर उतर आता है तो लगता है कि मानो हरियाली की चादर बिछ गई हो, और जब ये परिंदे कलरव करने लगते हैं तो उनकी गूंज हर किसी का दिल जीत लेती। लेकिन शांति और समृद्धि के प्रतीक माने जाने वाले इन तोतों को लालची तस्कर ने भेड़ बकरी की तरह ठूस रखा है। हर किसी की चोंच कपड़े से कसकर बांध दी थी ताकि उनकी जबान बंद रहे। तस्करों ने इस 250 से भी ज्यादा खूबसूरत तोतों को कटिहार से 23,000 रुपए में खरीदा। इन्हें छोटे छोटे पिंजरों में कैद किया, सबके चोंच कपड़ों से बांधे और ले गए भागलपुर, जहां जमालपुर हावड़ा एक्सप्रेस में सवार हुए। ये ट्रेन जब बरहड़वा रेलवे स्टेशन में रुकी तो आरपीएफ ने छापा मारा और इन परिंदों को शातिर तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया। अब ये पंछी वन विभाग के पास है। मिथिलेश सिंह, न्यूज़ 18, साहिबगंज। देवघर सदर अस्पताल में इलाज के दौरान एक किशोर की मौत हो गई, जिसके बाद इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर परिजनों ने हंगामा किया। साथ ही जांच के लिए मौके पर पहुंचे वैद्यनाथ धाम ओपी प्रभारी और एक कांस्टेबल से हाथापाई भी की। परिजनों के मुताबिक दुकान में रोल खाने के बाद उनके बेटे रोशन को उल्टी होने लगी थी। तबियत बिगड़ने पर उसे सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन वहां उसका कोई इलाज नहीं किया गया। मौत की वजह फूड पॉइजनिंग है या फिर जहर खाने से किशोर की मौत हुई, इसकी पुष्टि के लिए पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। बच्चे का डेथ हो गया है। मामला ये चकाई का रहने वाला बच्चा था, पॉइजनिंग का मैटर था। ट्रीटमेंट के दौरान उसका डेथ हो गया। परिजन उसका पोस्टमार्टम नहीं करना चाहते थे, लेकिन जो प्रोसीजर है उसी के आलोक में आगे की कार्रवाई होगी। कुछ हंगामा भी होगा नहीं, विषय वस्तु हम लोग देखेंगे क्या मैटर क्या है, हंगामा विषय वस्तु क्या कर रहे हैं। हम बाहर थे, ये रोल खाया, उसके बाद वॉमिटिंग चालू हो गया। उसको यहाँ हॉस्पिटल में लाए, एडमिट करने के बाद डॉक्टर बोला सलाइन कीजिए ठीक हो जाएगा। फिर डॉक्टर को बार बार कहने के बाद भी एक बार पेशेंट को देखने
कोरोना काल में आत्महत्या के मामले बढ़े हैं। ऐसे में इस पर रोकथाम लगाने के लिए स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी और रेनपास ने एक हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की। ये हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे काम करेगी। इन नंबर पर कॉल कर डिप्रेशन के मरीज विशेषज्ञ डॉक्टरों से सलाह ले सकते हैं। इसके अलावा मरीज रेनपास में आकर भी अपना इलाज करवा सकते हैं। वहीं डिप्रेशन के मरीज मेल के जरिए भी डॉक्टरों से सलाह ले सकते हैं। ये क्या बनाया है, ठीक है। सुसाइड हेल्पलाइन में हर दिन अलग अलग पीएचडी स्कॉलर और डॉक्टर्स रहेंगे, ठीक है। तो और इसके बाद ये जो है हम एक डिजिटल एकेडमी बना रहे हैं, मतलब टेली साइकोथेरेपी करेंगे। टेली साइकोथेरेपी यूनिट जो है उसमें उसके थ्रू तहत भी होगा ये, मतलब कोई आदमी फ़ोन करके बोल सकता है या ईमेल करके बता सकता है कि ये जो है हम उसको ये प्रॉब्लम है, आप बताइए क्या सजेशन दे सकते हैं, या हम लोग क्या वो ये दिक्कत हो रहा है, हम सजेशन उसको दे सकते हैं। एक ये हो गया, ठीक है। तो और इसके बाद ये जो है हम एक डिजिटल एकेडमी बना रहे हैं, मतलब टेली साइकोथेरेपी करेंगे। टेली साइकोथेरेपी यूनिट जो है उसमें उसके थ्रू तहत भी होगा ये, मतलब कोई आदमी फ़ोन करके बोल सकता है या ईमेल करके बता सकता है कि ये जो है हम। नगर विकास विभाग रांची शहर में जल संरक्षण को लेकर काफी गंभीर है, जिसके तहत तालाबों के सौंदर्यीकरण में कंक्रीट निर्माण पर रोक लगा दिया गया है। रांची में तालाबों के सौंदर्यीकरण के नाम पर कंक्रीट का जाल बिछा दिया गया, जिसकी वजह से जल स्रोतों में पानी की कमी हो गई। अब इसको लेकर नगर निकाय काफी गंभीर है और तालाबों के सौंदर्यीकरण को लेकर कई निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि अब तालाब का सौंदर्यीकरण बिना कंक्रीट के किया जाए। जल स्रोतों के साथ साथ खेल के मैदान को भी संरक्षित करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि जो प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो गए हैं उसे तोड़ा तो नहीं जाएगा, लेकिन भविष्य में इस तरह के प्रोजेक्ट की अनुमति नहीं मिलेगी। जितने भी नगरीय क्षेत्र में हमारे जल स्रोत हैं उनका संरक्षण एवं संवर्धन किया जाए, और इसके लिए जो प्रपोजल्स हो वो उनके जलभरण क्षमता को बढ़ाने वाले प्रपोजल्स हो, ताकि वहाँ जो बारिश का पानी है वो बेहतर तरीके से जो है वो एकत्रित हो सके और वो साफ सुथरा जो है वो जलाशय के स्रोत जो है वो रहें। इसको लेकर के जो है वो नगर विकास विभाग जो है वो लगातार जो है वो काम कर रहा है, और ये निर्देश भी दिए गए हैं कि इसी तरह के जो है वो भविष्य में भी जो है वो इन्हीं तरह की योजनाओं पर जो है वो ज़्यादा जोर रहेगा। यही नहीं, नगर निकाय ने इसको लेकर कई निर्देश दिए हैं, जिसके मुताबिक शहरी जलाशयों के सौंदर्यीकरण पर नहीं बल्कि उसके संरक्षण पर जोर देना होगा। तालाबों के सौंदर्यीकरण के नाम पर कंक्रीट का कार्य न करें। तालाबों का गहरीकरण कीजिए और कैचमेंट एरिया को संरक्षित किया जाए। कंक्रीट कार्य के लिए प्रस्ताव भेजा तो पदाधिकारियों पर कार्रवाई होगी। शहर के खेल के मैदानों को विकसित करने को लेकर प्रस्ताव अविलंब भेजें। खेल मैदानों में भी केवल जरूरी फीचर ही डालें। शहरों में मूलभूत सुविधाओं के साथ वेंडर जोन बनाने के लिए प्रस्ताव भेजें। नगर विकास विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देश का रांची नगर निगम के पार्षदों ने भी स्वागत किया है। उनका कहना है कि गर्मियों में भीषण जल संकट को देखते हुए वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर मुहिम चलाई गई, लेकिन उससे भी बात नहीं बनी। लेकिन अब इस नए फरमान का फायदा मिलने की उम्मीद जरूर बन गई है। नगर विकास का ये सराहनीय कदम है कि कंक्रीट का जाल बिछाने से रांची नगर निगम सहित झारखंड के अन्य भागों में भी वाटर हार्वेस्टिंग, चूँकि जल स्रोत की इतनी भारी कमी हो रही है इसलिए वाटर हार्वेस्ट नहीं हो पा रहा है। यदि हम कंक्रीट। झारखंड विधानसभा में मॉनसून सत्र की आज से शुरुआत हुई। सत्र के पहले दिन इस साल कोरोना सहित अन्य कारणों से मरने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद 2 मिनट का मौन रखा गया। स्पीकर ने सत्र से पहले अपने संबोधन में कोरोना महामारी की विभीषिका को याद किया। साथ ही टोक्यो ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन, खासकर झारखंड की बेटियों के प्रदर्शन की सराहना की। इसके बाद उन्होंने सभी सदस्यों से सदन को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने की अपील की। स्पीकर के संबोधन के बाद राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक, झारखंड विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक, झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार संशोधन विधेयक, झारखंड मोटर वाहन करारोपण संशोधन विधेयक,
सभा पटल पर रखा गया। शोक प्रकाश के बाद सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। वो शांत पे रहना चाहिए और आज जो परंपरा कायम हुआ है निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी की इस तरह का आचरण नहीं करनी चाहिए। और आज जो हमारे यहाँ बैठे हुए हैं दिनेश सार्वजनिक जी, जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और पुराने साथी भी रह चुके हैं, उनके पास आए थे। उसका कुछ मेडिकल का रिमर्श नहीं हुआ था, उसको रिमर्श हम लोग कराते हैं। क्योंकि जिस ढंग से विधानसभा के अध्यक्ष जो बर्ताव कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। आज भी मिस्र में जैसे पिरामिड में मुर्दा को रखा जाता है, वैसे ही विधानसभा के अध्यक्ष ने जेवीएम को उस पिरामिड में बना करके रखा है। भाई कांग्रेस पार्टी में जब 2 विधायक ज्वाइन कर चुका है, वो लोग कांग्रेस पार्टी के को राष्ट्रीय क्या कहते हैं कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। और झारखंड विकास मोर्चा तो विधिवत भारतीय जनता पार्टी में विलय हुआ और इलेक्शन कमीशन ने उसको मान्यता दी। आजकल हर वर्ग हर आयु के लोगों में सेल्फी को लेकर एक गजब का क्रेज है। चाहे काम कोई भी हो, लोग उस दौरान सेल्फी लेना नहीं भूलते और लोगों के इसी क्रेज को इन दिनों मधुबनी में टीकाकरण अभियान को रफ्तार देने के लिए आजमाया जा रहा है, जो लोगों को खूब भा भी रहा है। बच्चे हो या बूढ़े, नौजवान हो या वर्किंग लेडी, सेल्फी का क्रेज सभी के सिर चढ़कर बोलता है। लोग बड़े शौक से सेल्फी लेते हैं और उसे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाते हैं। लेकिन वैक्सीनेशन के लिए सेल्फी कॉर्नर की मदद ली गई हो, क्या ऐसा आपने पहले सुना था? नहीं। लेकिन यकीन मानिए, मधुबनी जिले के इस वैक्सीनेशन सेंटर पर जब से सेल्फी कॉर्नर बनाया गया है, तब से इस टीका केंद्र पर लोगों की चहल पहल बढ़ गई है। पहले जहां इक्के दुगे लोग इस टीका केंद्र पर जुटते थे, वहीं अब यहां लोगों की भीड़ जुटने लगी है। लोग बड़े उत्साह से यहां आते हैं और टीका लेने के बाद शौक से सेल्फी लेकर घर वापस जाते हैं। जो है अपने मुल्क के अंदर ये बताना है कि इस जो है इंजेक्शन से कोई बर्बादी नहीं, कोई नुकसान नहीं है। इसे लोगों को लेना चाहिए और कोरोना से लड़ने के लिए बहुत बड़ा हथियार है ये। खास बात यह है कि जब से इस वैक्सीनेशन सेंटर पर सेल्फी कॉर्नर बनाया गया है, यहाँ वैक्सीन लेने के लिए युवाओं के साथ बुजुर्ग भी सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। मधुबनी जिले के इस टीका केंद्र की नोडल अधिकारी के मुताबिक लोग यहाँ से जाने के बाद सेल्फी के जरिए अब अपने नाते रिश्तेदारों को भी वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक कर रहे हैं। हमने एक सेल्फी पॉइंट ही बना दिया है, आप देखेंगे नीचे भी है और ऊपर भी है, जो कि अभी देख रहे थे हम लोग कि जब से ये स्टार्ट हुआ है सेंटर कल से, तो ये काफ़ी आकर्षण का केंद्र है कि हर कोई वैक्सीन के बाद यहाँ आकर के सेल्फी ले रहे हैं। बेशक सोशल मीडिया आज के जमाने में लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है और ऐसी कोशिशें लोगों के अंदर उम्मीद के साथ साथ उत्साह भी पैदा करती है। बहरहाल बदलते दौर की ये नायाब कोशिश नजीर साबित हो और बिहार कोरोना के खिलाफ जंग में मजबूती के साथ आगे बढ़े, देश यही उम्मीद रखता है। बिहार के मधुबनी से अमित रंजन, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।